छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें आज हम फंडामेंटल व्यू लेंगे लॉन्ग टर्म मिड टर्म के लिए कि कौन से शेयर आपको पोर्टफोलियो में ठीक से रखने चाहिए, किसमें प्रॉब्लम क्या चल रही है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विनीत सर जुड़े हुए हैं। फंडामेंटली जनरली सर हमसे न्यूज़ पर बात करते हैं, स्टॉक्स पर ब्रॉडर बेस में बात करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा सर का टाइम लेंगे। मनिका नाथ जी का सवाल है, सर ट्रांस रेल और IGIL इसमें कुछ लगता है कि ये कैसे लग रहे हैं सर काउंटर इन लेवल्स पर, मतलब लगता है कि आपको कि इनमें फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, ये ठीक है सर शेयर दोनों? हाँ, ये ठीक शेयर है, आप ले सकते हो। अच्छा, इसमें आप बाइंग कर सकते हो तो। ओके। एक सर हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं टाटा पावर इन्होंने 383 का लिया था अभी, मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि सर इनका एक प्लांट शुरू हुआ था, जो सोलर वाला जो प्लांट था सोलर सेल का, नवंबर में। उसके बाद कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड आए, एक दो दिन चला काउंटर और उसके बाद तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई हो गई। ये काउंटर करीब करीब 70-80 रुपये नीचे आ चुका है। क्या करें सर इस काउंटर पर अब? नहीं, इसमें आप होल्ड करके रखिए। थोड़े दिनों के बाद ये वापस ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ रिजल्ट्स वगैरह भी टाटा पावर के उतने स्ट्रांग नहीं आ रहे हैं, तो मतलब रिजल्ट का पेन, अगर कुछ पेन पॉइंट आते तो एवरेज कर लें क्या इस काउंटर को नीचे? नहीं, देखिए, हम एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते। तो आपने जो पोजीशन लिया है उसके साथ बने रहिए, आपको जरूर आपका रेट मिल जाएगा और तो 400 भी पार कर लेगा ये स्टॉक। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर, राम सिंह जी, वो पूछ रहे हैं कि एम्फेसिस में इन्होंने 3142 पर इन्होंने बाय किया था ये शेयर। इनका नज़रिया ठीक ठाक है, 2 से 3 साल का है, लेकिन अभी करीब ये काउंटर 11% नीचे आ चुका है। क्या व्यू है सर आपका इस काउंटर पर? नहीं, हमारा आईटी सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू नहीं है। आप देखेंगे वैल्यूएशन सब कंपनीज के बहुत एक्सपेंसिव है। एंड ये जो एम्फेसिस वगैरह जैसे शेयर है ना, ये पी बैक्ड रहते हैं, तो इनकी प्राइस मैनेज्ड होती है। तो हमें लगता है कि आपको ये स्टॉक्स में से अ, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प सर ने अभी अपना मुंह नहीं खोला है। जिस दिन मुंह खोलेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि इनकी नीतियां क्या रहने वाली है। अभी वो फिलहाल सारा स्टडी कर रहे हैं। वो लोग वो कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते। तो पॉलिसी एक्शन रिव्यू करने के बाद में ही वो कुछ अनाउंस करेंगे। पर डेफिनेटली जो कंट्रीज टैरिफ तो लगने हैं, तो टैरिफ लगने हैं उसके पीछे हमें लगता है कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा मामूली और नेगेटिविटी आ सकती है। ओके, तो आईटी काउंटर से अभी फिलहाल कॉशियस ही रहना है। हालांकि आज आईटी इंडेक्स ही टॉप गेनर्स बना हुआ है, करीब 500 पॉइंट ऊपर है, लेकिन विनीत सर का व्यू अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है विनीत सर का व्यू। टाटा स्टील पर सर क्या व्यू रहेगा? क्योंकि कल मैं एक खबर पढ़ रहा था, मेरी अभी आपसे पहले जो गेस्ट आए हुए थे सनी जी, वो उनसे भी बात हो रही थी स्टील काउंटर को लेकर। चाइना ने बोला है कि कल की हम अमेरिका से इंपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हमें सरप्लस नहीं, हमारा फोकस सरप्लस पर नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स पर है। अगर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा तो करेंगे। ये कहीं ना कहीं चाइना को ये दिखा रहा है कि चाइना भी समझौता करने के लिए तैयार है अमेरिका से। और अगर चाइना और अमेरिका का टैरिफ को लेकर कुछ समझौता हो जाता है, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि अगर टिकटॉक की डील हमारे साथ कराओगे तो टैरिफ नहीं लगाएंगे चाइना पर। तो ये कहीं ना कहीं सौदेबाजी जब शुरू हो चुकी है चाइना और अमेरिका के बीच में, कैसे देखेंगे सर ऐसे में मेटल कंपनीज और टाटा स्टील को? देखिए, मेटल कंपनी चाइना की ना, स्टील इंडस्ट्री लगभग खत्म हो चुकी है, नंबर ओके। वन। तो इंडियन स्टील स्टॉक्स के लिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंटरनेशनल रेट्स ऊपर आएंगे तभी अच्छा रहेगा। यूएस के लिए जो उनकी जो 300 मिलियन टन की कैपेसिटी है, वो जिस तरह से रीशोरिंग करना चाहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके थोड़े दिनों में आपके जो प्राइसेस है स्टील के ऊपर आएंगे। और यहां से हमें बहुत ज्यादा मंदी नहीं लगती है स्टील स्टॉक्स में। दूसरी चीज, जहां तक आपने बोला है कि चाइना यूएस से इंपोर्ट करेगा, फूड ग्रेन्स के अलावा और क्या इंपोर्ट कर सकता है चाइना, क्योंकि सारी चीजें तो चाइना में बनती है और यूएस में कंज्यूम होती है। तो और आपके एआई में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज में यूएस उनके साथ कोई शेयर नहीं करना चाहते। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, ये सिर्फ पॉलिटिकल शोमैनशिप है और इससे कुछ होना नहीं है।
जी सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि फूड का या जो उस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट पर पिछली बार भी इनकी डील शायद चाइना ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा नहीं किया था अमेरिका के साथ। जब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के एरा में इन्होंने कुछ बात की थी, उस समय पर भी ये हुआ था कि यूपीएल में बड़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिली थी। कुछ आई थिंक जो उनके प्रोडक्ट्स थे वो ब्राज़ील या अमेरिका से आ रहे थे या कुछ था, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन यूपीएल में वॉलेटिलिटी काफ़ी तेज हुई थी सर उस समय पर। सर और कोई काउंटर हैं जो कि अगर चाइना ने फूड से रिलेटेड आइटम्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया अमेरिका से, तो उसका कुछ ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट होगा या उन काउंटर्स पर इम्पैक्ट होगा स्पेसिफिकली? नहीं, देखिए आप थोड़ा ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ग्लोबल मार्केट्स में कुछ इम्पैक्ट होगा। देखिए, यूएस एक सरप्लस प्रोडक्शन स्टेट है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले एक क्वार्टर में यूक्रेन का रेजोल्यूशन हो जाएगा। यूक्रेन का रेजोल्यूशन होने के बाद में दो चीजें होती है कि आपकी जो प्रीमियम है ऑयल पे वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज है, यूक्रेन एक प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो वहां से भी फूड सप्लाई आएंगे, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा इंटरनेशनली। लेकिन चाइना के यूएस के साथ डील करने से हमें कोई ज्यादा चेंज होता हुआ नजर नहीं आता है इंटरनेशनल सीन। ओके सर, एक दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं ताज जीवी के होटल्स के बारे में। इस काउंटर पर आपका व्यू क्या रहेगा सर? इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स तो अभी आ चुके हैं, लेकिन ताज जीवी के पर क्या व्यू रहेगा सर? देखिए, तो इंडियन होटल्स के रिजल्ट पे अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि इसकी वैल्यूएशन पीक हो चुकी है। ओके। इसमें दो रीजन है कि इंटरनेशनल जो प्राइसिंग है वो हम लगभग वहां पे पहुंच चुके हैं। ओके। एंड आगे यहां से अगर आप देखोगे, एक 5-7% आप एआरआर बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि डाउन ट्रेडिंग और ऑल्टरनेटिव मार्केट्स के लिए फिर खोज होती रहेगी, ट्रैवल के लिए और बिजनेस प्लेजर्स के लिए भी। तो उसके चलते हमें लगता है कि कहीं पे तो पीक आ चुका है लीडिंग स्टॉक में। उसके चलते ताज जीवी के हमें लगता है थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि प्राइसिंग पर मिड एंड 3 स्टार सेगमेंट में थोड़ी ज्यादा है, तो वहां से आपको बेटर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आ सकती है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं स्वप्नना सिंघा जी, ये जोमेटो पर पूछ रही हैं होल्ड करें या निकल जाएं सर। 303 पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर। रिजल्ट्स तो इसके वीक आए थे और फिर इन्होंने बोला कि जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपना क्विक फूड डिलीवरी स्पेस में, वहाँ पर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से अगले 2 क्वार्टर्स भी इनके थोड़े से हो सकता है कि इफेक्टेड रहें। स्ट्रीट कितना पनिश करेगा इस काउंटर को, या यहाँ से रिबाउंड कर जाएगा काउंटर? देखिए, ये जो क्विक कॉमर्स है, उसमें काफी कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले 3 प्लेयर थे, अभी अमेजोन भी आ गया, जियो भी इन्वेस्ट कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी इन कर रहा है, तो काफी अग्रेसिव मार्केट हो जाएगा, बड़ा मार्केट होने वाला है। तो हमें लगता है कि इसकी वजह से आप देखोगे कि क्विक कॉमर्स काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा, लेकिन इनकी डिस्काउंटिंग भी अग्रेसिव मेंटेन करनी पड़ेगी। और उसके चलते हमने जो एनालिसिस किया है और हमने जो मॉडलिंग की है, उसके हिसाब से हमें अभी भी काफी यहाँ से डाउनसाइड नजर आता है। और ये स्टॉक आप देखोगे आने वाले दिनों में कि 200 के नीचे भी आ जाएगा। जी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं, विशाल जी जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। विशाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, विवेक सर, हैव अ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विशाल जी, क्या चल रहा है सर? कहाँ से बोल रहे हैं आप? यूपी में कौन से? उन्नाव यूपी से बोल रहा था सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। सर जब से शेयर बाजार में आया हूँ तब से सितंबर से, तब से लॉस ही लॉस हो रहा है। सर आपने एक्चुअली लाल पड़ा हुआ है। आपने एक्चुअली जो प्रवेश किया है वो थोड़ा टाइमिंग गलत हो गई है। सितंबर में ही मार्केट का हाई लगा था और आपने डेफिनेटली अपने मित्रों से और अपने आसपास के लोगों से काफी प्रभावित हुए होंगे जब वो पैसा कमा रहे होंगे, और उन्होंने हमको ऐसा चढ़ाया, मैं नीचे आ गया हूँ बिल्कुल। कोई बात नहीं सर, थोड़ा देखिए स्टॉक मार्केट की एक साइकिल है जिसमें कि 2 साल 3 साल देने पड़ते हैं सर। अभी 6 महीने हुए हैं, वेलकम है, क्योंकि यहाँ पर अगर 6 महीने ही माना जाता है कि अगर थोड़ा ख़राब समय आया है तो ये लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। पहले 6 महीने में अगर कमा लेता है इंसान तो गलतियाँ बहुत करते हैं आगे। अब बताइए कौन सा शेयर है सर?
सर मेरे पास अभी हमने रिसेंटली 2-3 दिन पहले लिया है पारादीप फॉस्फेट और बायोकॉन का। अच्छा, तो सर इनमें तो जी ये तो बड़े अच्छे दोनों ही चल रहे हैं। चलिए मैं पूछ लेता हूँ विनीत सर से। अ, नहीं, बायोकॉन का मैंने सर 394 पे लिया है, पारादीप का लिया है 118 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल तो टॉप गेनर था आई थिंक ये पारादीप। जी जी जी, ये पारादीप तो ठीक चल रहा है। हाँ, 126 आज भी सर सही चल रहा है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ विनीत सर, इनके पास दो काउंटर बायोकॉन और पारादीप। बायोकॉन में तो अपग्रेड्स भी आए हैं आई थिंक अभी 1-2 वीक पहले, काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको अपग्रेड किया है। क्या करें सर बायोकॉन पर? नहीं नहीं, डेफिनेटली आप बने रहिए, बायोकॉन में अच्छा प्रदर्शन करेगा आगे जाके। और इसके अलावा आपने जो पारादीप फॉस्फेट लिया है उसमें भी हमें एक्सपेक्टेशंस है कि काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आप डेफिनेटली दोनों स्टॉक में बने रहिए। और इनको एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी निवेशक फर्स्ट टाइम एंट्री लेता है मार्केट में, तो लर्निंग फीस तो देनी पड़ती है। तो आपने जो लॉस किए उससे आप सीखोगे कि क्विक मनी नहीं है, यहाँ पे कष्ट करना पड़ता है और पेशेंस रखना जरूरी है। तो आप बने रहिए, निराश नहीं हो चाहिए, और आगे भी इन्वेस्ट करते रहिएगा। बिल्कुल। विनीत सर, यही सवाल मैं पूछना भी चाहता था आपसे कि जब हम किसी प्रोफेशन में पैसे कमाने जाते हैं, तो या तो हम एक प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी फाइनेंस के और दुनिया जहाँ के जो भी कोर्स हैं, उस फील्ड में हम जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, फिर हम उसके बाद एजुकेशन लेते हैं, 2-3 साल लगाते हैं, देन हम उससे पैसा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर लोग आते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, फिर ये फीस खुद वसूल लेता है उनसे अपनी सिखाने की, जो लोग नहीं सीख कर आते हैं, जो फर्स्ट टाइम आते हैं, और फिर उसके बाद वो 2-3 साल की लर्निंग के बाद या तो वो बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुके होते हैं तो वो निकल जाते हैं, और अगर वो सीख चुके होते हैं और अच्छा पैसा थोड़ा बहुत बनने के उनको साइंस दिखने लगते हैं, तब वो बने रहते हैं। सर आप क्या कहेंगे ऐसे निवेशकों को? नहीं देखिए, आपको बने रहना चाहिए। और बेस्ट टाइम टू बाय स्टॉक्स इज व्हेन मार्केट इज फॉलिंग। लॉन्ग ओके। टर्म पोर्टफोलियो बनाने का रहेगा तो ट्रेडिंग के हिसाब से तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको वीक मार्केट में ही पैसा लगाना चाहिए। और जैसे हमने देखा है कि मार्केट ऊपर से नीचे आई है, हो सकता है कि मार्केट और गिरे, एक आध साल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहे एनवायरमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 5-7 साल का व्यू बनाओ, फिर आपको है ना बहुत बढ़िया पैसा बनेगा, वेल्थ क्रिएशन होगा। ठीक है, तो पैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परवेज जी पूछ रहे हैं सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पैसा बन पाएगा क्या? 50 रुपए के लिए हुए इन्होंने, रिजल्ट्स आ गया। रिजल्ट्स तो सर, रिजल्ट्स कैसे रहे सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के? मैं हमने आपको तो एक बात बोलूं, अब तक जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं उनमें से सबसे बढ़िया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रहे हैं। अच्छा। और इसमें रिस्क भी सबसे कम है। इनका जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है वो सारा सैलरी के अगेंस्ट है। फर्स्ट चार्ज है सैलरी पे और पेंशन्स पे, तो उधर भी आपका रिस्क है ना बहुत मिनिमल है। एंड हमें लगता है कि बैंक का जो 18-20% ग्रोथ है थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, लेकिन इनकी जो बफरिंग है, इनके जो प्रोविजनिंग है, 100% राइट ऑफ इट लगभग 99% के आसपास। तो इनके सारे अकाउंट हो चुके हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स, और यहां से सिर्फ ग्रोथ की बारी है। हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको 2 साल में 28 से 30% रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल। तो विनीत सर तो काफ़ी बुलिश हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर, और यहाँ पर सर बता रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आए। हमने भी देखे थे कि जब रिजल्ट्स आए थे तो स्ट्रीट में एक अच्छा इस काउंटर ने रिएक्ट भी किया था, लेकिन सेंटीमेंट उसके बाद वीक हो गया जब एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स आए, फिर कोटक महिंद्रा के रिजल्ट्स आए, उसके बाद सेंटीमेंट बूस्टअप होने वाला था। लेकिन आज फाइनली एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे तो बैंकिंग को शायद दिशा मिल जाएगी। सर एक हमारे दर्शक हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि इस पे काफ़ी कुछ खबरें भी आ रही हैं। मोतीलाल ओसवाल, इस काउंटर पर क्या करना चाहिए? इन्होंने 935 रुपये के शेयर लिए हुए हैं, और इनका नाम जब से एक कल्याण ज्वेलर के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, स्ट्रीट में इस तरह की हलचल है। उन्होंने हालांकि कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी हैं, लेकिन इनको करीब 22% का लॉस हो रहा है। क्या करें सर? देखिए, जब भी कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ जाता है ना, तो हमेशा टाइम करेक्शन होता है।
ओके। फॉर टू गेट द स्ट्रेंथ बैक। दूसरी चीज क्या, आप अगर आप देखेंगे पिछले दिनों से वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप हो गए मार्केट में, तो निवेश इतने आगे जाके अच्छे आएंगे हमें नहीं लगता है। तो ये दोनों चीजों के कारण आप देख रहे हो कि मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आपको रैली आएगी जब बजट का प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद में आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या कल्याण ज्वेलर में एंट्री कर सकते हैं, और इंडियन होटल्स, वैसे तो आपने बता दिया कि टॉप आउट हो चुका है ये काउंटर, लेकिन उन्होंने 815 का लिया हुआ है। अब क्या करें, इंडियन होटल से निकल जाएं और कल्याण ज्वेलर में चले जाएं, करना क्या सर दोनों में? नहीं, देखिए, आपको इंडियन होटल थोड़ा रैली कर सकता है, ओके। रेट्स वापस भी आ सकते हैं, पर ये ना थोड़ा स्लो डेथ है काउंटर का, आपको अंडर परफॉर्म करेगा आगे जाके। नंबर वन ये चीज है। नंबर टू, कल्याण ज्वेलर्स काफी रिएक्ट कर चुका है। हमारा सेल रिपोर्ट था 780 पे, आज वो 480-85 चलता है। तो अभी देखिए, कॉर्पोरेट, जैसे मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल में बोला कि जब कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की टैग का धब्बा लग जाता है तो टाइम करेक्शन होना बहुत अनिवार्य है। और जब तक टाइम करेक्शन होके इसमें जो ओवर ओनरशिप है वो निकल नहीं जाती है, तब तक आपको इसमें निवेश नहीं करना है। तो तब तक बने रहिए, इसमें निवेश नहीं कीजिए। बिल्कुल, तो कल्याण ज्वेलर में अभी निवेश नहीं करना है। इंडियन होटल अगर आपके भाव पर आता है निकल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एंट्री जो सर को लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो पीक आउट हो चुकी है। हमारी एक दो और भी गेस्ट से बात इसी चीज़ को लेकर हुई है कि इंडियन होटल्स में थोड़ी सी वैल्यूएशन कंसर्न अब क्रिएट हो चुका है, वहाँ पर कंफर्ट नहीं है अब। एक हमारे दर्शक हैं एजाज अहमद साहब, ये पूछ रहे हैं कि लोस्कर ऑयल इंजन, इनके पास 1,000 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं सर, 500 शेयर हैं ऑलमोस्ट, तो क्या करें सर इस काउंटर पर? नहीं, बनी रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और स्पेशली इनकी जो एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। और हमें लगता है कि ये दोनों सेक्टर में अच्छी आगे फ्यूचर है, तो इसमें ये शेयर में बने रहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर अविनाश चौधरी जी, ये पूछ रहे हैं इरिडा में क्या करें सर, इन्होंने 225 रुपये के लिए हुए हैं, और दूसरा इनके पास है मोबीक्विक सिस्टम जो कि इन्होंने 449 के लिए हुए हैं। दोनों पर सर आपका व्यू, बजट तक खासतौर से पूछ रहे हैं कि कुछ उम्मीद कर सकते हैं क्या? देखिए, बजट में आपको हमेशा थोड़ा बहुत फैंसी सेक्टर्स में अपसाइड आता रहेगा। इरिडा भी थोड़ा परफॉर्म कर सकता है, पर आप देखोगे इरिडा, पावर फाइनेंस और आरईसी का जो पोर्टफोलियो है वो सेम सेक्टर्स को लेंड करते हैं। तो इसमें इरिडा को इतना बड़ा प्रीमियम उनके प्राइस टू बुक में देने की हमें नहीं लगता है कोई जरूरत है। इसके चलते हमें लगता है कि पीएफसी और आरईसी बेटर बेट्स रहेगी इन्वेस्ट करने के लिए, और हम इरिडा पे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ज्यादा बुलिश नहीं। जी, एक हमारे दर्शक हैं सत्य प्रकाश परिहार जी, उनके दो प्रश्न हैं, टीवीजेड और मदरसन संवर्धना। मदरसन पर सर हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा, लेकिन मैं टीवीजेड पर जरूर ले लेता हूं। सर टीवीजेड पर आपका व्यू क्या है सर? सर, हमें लगता है कि ज्यादा अपसाइड नहीं है स्टॉक में। ओके। ये ज्यादा डायमंड सेंट्रिक मैन्युफैक्चर प्लेयर्स है, इनका डायमंड और गोल्ड में ज्यादा है। तो डायमंड का देखते हो आपके, बिकॉज ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स की वजह से काफी कंपटीशन आ रहा है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले वक्त में लैब ग्रोन डायमंड्स का काफी प्राधान्य रहेगा। और उसके चलते हम इतना बुलिश नहीं इनके बिजनेस मॉडल पे। पीएन गाडगिल बहुत अच्छा लगता है हमें, ओके। तो आप उसमें ध्यान दे सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर न्यू जॉब्स के नाम से इनका आईडी है, गेल पर पूछ रहे हैं। गेल पर आपका व्यू सर, इन्होंने 187 के लिए हुए, क्या करें सर लॉन्ग टर्म? नहीं, बने रहिए। आपको देखो, यूएस इकोनॉमी गैस बेस्ड, आप है ना, रिन्यूएबल एनर्जी से अभी यूएस इकोनॉमी में गैस पे ज्यादा फोकस आ रहा है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गैस इकोनॉमी इंडिया को भी 35% ऑफ इट्स बास्केट कर 15% ऑफ इट्स बास्केट गैस से चाहते हैं। तो ये तो वॉल्यूम्स तो बढ़ते रहेंगे। गेल के काफी निवेश भी है गैस सेक्टर में, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये काफी ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे। जी, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, कपिल जी जुड़े हैं दिल्ली से। कपिल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
जी सर, बताएं अपनी क्वेरी। सर मेरे पास ईपैक ड्यूरेबल का आईपीओ अलॉट हुआ था, 65 शेयर है सर 230 पे। और गाला प्रिसीजन का आईपीओ अलॉट हुआ था सर 29 शेयर है 530 पे। तो अभी क्या और प्रॉफिट तो कर लें या अभी और होल्ड करें? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं सर, ईपैक ड्यूरेबल पर आपका सवाल ले लेता हूं, एक सवाल मैं ले पाऊंगा। यहाँ पर 230 पर इन्होंने विनीत सर, इन्होंने ईपैक ड्यूरेबल का जो आईपीओ आया था 230 पर लिए, 477 चल रहा है, पर आज 5% नीचे, आई थिंक ये डाउन फ्रीज है आई थिंक। सर क्या करें, एग्जिट ले लें अगर मिलता है तो इनको? देखिए, आधा प्रॉफिट बुक कीजिएगा, आपने 230 में लिया है, क्वांटिटी फ्री कर दो आप, और उसमें बने रहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैक है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी गाला प्रिसिशन भी अच्छे शेयर्स है। प्रिसिशन इंजीनियरिंग को काफी प्राधान्य मिलेगा आगे जाते हुए, तो हम उसमें भी बने रहने की सलाह देंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं भानु प्रताप जी, ये पूछ रहे हैं कि सीपीएल आई थिंक चेन्नई पेट्रो इन्होंने लिए हैं 500 रुपये के। सर क्या करें ये कंपनी? सर इस बार तो इनके रिजल्ट्स भी आ गए थे, अगर आपने देखे हो तो कंपनी लॉस टू प्रॉफिट में आई क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, लेकिन वाई ओ वाई बेसिस पर कंपनी को प्रॉफिट में डिक्लाइन था। सेम केस एमआरपीएल के साथ हुआ, एमआरपीएल के रिजल्ट्स भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर तो लॉस टू प्रॉफिट आया, 500 600 करोड़ के इनके लॉसेस थे और प्रॉफिट में आ गए। लेकिन आई थिंक मैं एमआरपीएल के रिजल्ट्स देख रहा था, उसमें करीब 300 350 करोड़ की रेंज में इनका प्रॉफिट था। तो एक अच्छा खासा टर्न अराउंड हुआ। जो जीआरएम्स थे एमआरपीएल के वो भी $6.2 पर बैरल पर आए थे। कैसे देखें सर इन दोनों कंपनीज को, चेन्नई पेट्रो वर्सेज एमआरपीएल? देखिए, मेरे हिसाब से रिफाइनिंग ठीक ठाक ही परफॉर्म करेगा, थोड़ा बने रहिए इसमें, और ये स्लो मूविंग शेयर्स है, आपको बहुत एग्रेसिव पैसा नहीं देगा, तो इसमें आप पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू बनाना पड़ेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर, एंजल टी जोन के नाम से इनका आईडी है, टाटा मोटर्स पर आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। 800 रुपये के लिए हुए हैं, टाटा मोटर्स चलेगा सर जितनी ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है? देखिए, आपको देखना चाहिए कि टाटा मोटर के 80% प्रॉफिट आते हैं जेएलआर से, जी और इंटरनेशनली जो मर्सिडीज है, ऑडी है या वोक्सवैगन है, ये सारे जो व्हीकल्स बनाते हैं वो काफी लॉस कर रहे हैं, उन्होंने काफी स्टीप डिक्लाइन था उनके प्रॉफिटेबिलिटी में, तो उससे टाटा मोटर्स बच नहीं पाएगा, उसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव ट्रेंड रहने वाला है इंटरनेशनली। तो ये चलते हुए हमें लगता है कि थोड़ा सा एक अच्छा शेयर है टाटा मोटर्स, लेकिन ये जो इंटरनेशनल प्रेजेंस ज्यादा होने के कारण हमें लगता है कि इसमें भी थोड़ी कटौती हो सकती है। ओके। लास्ट सवाल सर आपसे, फिर उसके बाद मैं आपकी कॉल लूँगा। यहाँ पर एक हमारी दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं रीना परमार जी, यूबीआई यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मझगांव डॉक, ये 2426 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें सर, कुछ है उम्मीदें? नहीं, आपने ना बहुत एग्रेसिव वैल्यूएशन में शेयर लिया हुआ है, बहुत चल चुका है, तो हमें लगता है कि उसमें टाइम करेक्शन होगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रखिए इसको। आपके शिपिंग इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे, ब्राइट है, स्पेशली डिफेंस नेवल, तो आपके प्राइस आने को थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप होल्ड करके रख सकते हैं। और यूनियन बैंक भी सर? यूनियन बैंक अच्छा शेयर है, अभी फिलहाल थोड़ा इकोनॉमी में स्लो डाउन है, जिसके कारण ग्रोथ इतनी नहीं आ रही है एयूएम में, बट मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं और उनकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवर प्राइवेट सेक्टर हो सकता है। जी सर, लास्ट सवाल मेरा है, ये अदानी स्टॉक्स में क्या करना है सर? क्योंकि अदानी आज फिर गिर गए हैं, मतलब रिलेटिवली मार्केट से ज़्यादा गिर गए हैं आज, और जबकि इनके रिजल्ट्स अब इस वीक से शुरू हो रहे हैं, कल से रिजल्ट्स होंगे अदानी ग्रीन्स के, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के, फिर उसके बाद एटीजीएल वगैरह के रिजल्ट्स रहेंगे। सर क्या कुछ हुआ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, कुछ अपडेट सर? नहीं, कोई अभी देखिए रिस्क फैक्टर निकल चुका है, अभी जब भी मार्केट तेजी पकड़ेगी तो ये शेयर चलने लगेंगे, तो आपको ये स्टॉक मार्केट के साथ ही चलेंगे। अच्छा, तो सभी में सर बने रहें, आई मीन जो भी ये तभी में बने रहे, हमें लगता है कि 2-2.5 साल का अगर आप व्यू रखते हैं तो आपको 30 से 50% का अपसाइड मिल सकता है स्टॉक्स में। ठीक है।
तो अदानी स्टॉक्स में बने रहें और अच्छा रिटर्न आपको 30 से 50% तो मिनिमम साइड पर मिल जाएगा। और कुछ एक जो रिपोर्ट हमने वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की टाइमली आपके साथ शेयर की है, वो डेफिनेटली उन टारगेट्स को भी आप अटेन कर सकते हैं। विनीत सर, कोई टॉपिक आप देना चाहेंगे आज के लिए? तो देखिए, पीसीबीएल के हाल ही में रिजल्ट आए थे, जी। काफी बढ़िया रिजल्ट है, स्टॉक पिट चुका था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से हमें लगता है कि 30-35% अपसाइड बन सकता है यहाँ से, तो ये हम रेकमेंड करें। ओके, फिलिप्स कार्बन ब्लैक का जो पुरानी कंपनी नाम है, यहाँ पर आफ्टर रिजल्ट्स हमने देखा कि बिल्कुल थोड़ा सा पिटाई हुई थी। 470 से 370-60 की रेंज पे ये काउंटर आ चुका है। यहाँ से आपको 30-35% का अपसाइड मिल जाएगा। विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ IDBI कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च जुड़ चुके हैं, ब्रिजेश एल सर। ब्रिजेश सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक। सर, क्या लग रहा है सर, ये मिड कैप स्मॉल कैप के जो कार्नेज है ये कब रुकेगा? विवेक, मोमेंटम काफी खराब है और आई थिंक जिस हिसाब से निफ्टी ने आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया, हम अभी मेरे ख्याल से 23,000 ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कगार पे है। तो कहीं ना कहीं सेटअप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पैटर्न है, तो वही मिड कैप और स्मॉल कैप को भी फॉलो कर रहा है। कंफर्ट जोन नहीं है। मंथली चार्ट्स पे हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्रोबेबिलिटी था कि 22,800 के आसपास निफ्टी आ सकता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है ये वीक। अभी शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रम्प के बाद जो डाउ के जो चार्ट्स थे और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ था उसके चलते हम एक बार सस्टेन करेंगे, बट देन जो कल जिस हिसाब से हमने एक ब्रेकडाउन देखा है, तो मुझे लगता है कि अभी शायद हम पहले 22,800 के आसपास, हम काफी ओवरसोल्ड में है। एफआई के डेटास भी देखिए तो उन्होंने कंटिन्यू सेलिंग है। जो हम इंडेक्स पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो देख रहे हैं वो भी करीब करीब 16% के आसपास है। 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट्स करके बैठे, तो नॉर्मली ये जो फिगर, ये जो डेटा है वो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के डेटा है। एक 22,800 का एक पैनिक हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा बेस बन सकता है, बट इट्स स्टिल अभी फिलहाल तो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही वीक है और थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद है मार्केट में। जी, कुछ एक सर क्वेश्चन ले रहे थे हम दर्शकों के। अब आप आए हैं तो कुछ टेक्निकल लेवल्स मिलेंगे। संगीता कुमारी जी हैं, वो SBI कार्ड पर आपका व्यू चाहती हैं सर, क्या करें? आई थिंक SBI कार्ड पे फंडामेंटली हमने बीच में हम कवर कर रहे थे, फिर अभी लेटली उसमें उतने पॉजिटिव नहीं है हमारा व्यू। करेक्ट जो बाउंस बैक आया है, तो मुझे लगता है SBI कार्ड को इसमें आप थोड़ा सा एग्जिट के नजर से देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो 753 में भी थोड़ा इसकी 19-20 770 मैक्सिमम इसके अपसाइड हो सकते हैं। यहाँ से फिर से इसमें थोड़ा सा डाउनसाइड आने की उम्मीद है। अगर ये डाउनसाइड आता है तो वापस 730 तक जाएगा, तो पोजीशंस है तो एक बार यहाँ पे 750 760 के आसपास एक बार हल्का हो जाइए। जी, प्रवीण जी हैं कर्नाटका से, इनका सवाल है जोमेटो पर और IOCL पर। सर, जोमेटो पर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वीडियो को थोड़ा पीछे स्क्रॉल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं IOCL पर सवाल ले लेता हूं। IOC सर, 159 रुपये के इन्होंने कुछ लिए हुए हैं शेयर, पूछ रहे हैं कि एवरेज जोन क्या रहना चाहिए इस स्टॉक पर, 1 साल का विजन है। एवरेज करना बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल ये जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हम 250 या 200 के नीचे ट्रेंड करें, लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है। जो रिसेंटली जो लो बना था वो 120 के आसपास बना था, तो मेरी ये सलाह है कि अगर 120 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिलता है तो थोड़ा सा एग्रेसिव ना करे, क्योंकि जब तक रिवर्सल नहीं मिलता ये बताना काफी मुश्किल होगा। लेकिन 120 115 के आसपास अगर थोड़ा एवरेज करना है तो एवरेज कर सकते हैं। जी, साबिया सईद जी पूछ रही हैं ITD सीमेंटेशन और बर्जर पेंट, इनमें दोनों में स्विंग ट्रेड के लिए कुछ कोई काउंटर चुन सकते हैं क्या? ITDC में अभी भी मोमेंटम है, ये मार्केट के साथ गिरा नहीं है, तो मुझे लगता है अगर एक रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो ITDC में मोमेंटम हो सकता है। बर्जर पेंट्स में मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और एक नॉट एग्जैक्टली बट देन 10% के आउट करेक्शन उसमें देखने को मिल सकता है। जी, तो ITD सीमेंटेशन फिर भी ठीक है, तो सर इसमें क्या स्टॉप लॉस टारगेट रख सकते हैं? एक रेंज है ये, करीब करीब 490 का एक लेवल है जो 203 का मूविंग एवरेज है, तो मैं वो स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। और इसमें मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी करेक्शंस हुए उसमें ये करेक्शन नहीं किया, साइडवेज है। हो सकता है कि रिजल्ट्स के चलते या रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के चलते इसमें कुछ एक मोमेंटम में एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो सर ने इसमें आपको स्टॉप लॉस जरूर बता दिया। और सर, कहाँ तक जा सकता है ये ऊपर?
थोड़ा मुश्किल है, बट जो हाल ही में जो सेल ऑफ आया था वो 660 के लेवल से आया था, तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट हो सकता है, तो 660 का एक है जो बाउंस बैक की उम्मीद किया जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अधिकार चौधरी जी, ये पूछ रहे हैं सर जियोजित फाइनेंशियल में क्या करें, इन्होंने बाइंग 113 रुपए की हुई है। ओके, तो आई थिंक उनको, मुझे लगता है कि जियो फाइनेंशियल्स, राइट? सर नहीं, जियो जियो। नहीं, जियोजित। सर जियोजित फाइनेंशियल। हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, जियो जियो। ओके, 113 आई थिंक मैं एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, पोजीशन होल्ड करें। मुझे उस चीज की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो 100 का जो लेवल था ना, मल्टीपल वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड्स जोन थे, तो उसको ब्रेक करके बैठा है, तो अभी एक फ्रेश डाउनसाइड की उम्मीद है। मुझे लग रहा है 90 तक, तो मुझे लग रहा है ये और करेक्शन होगा, वहां पे रुकेगा नहीं रुकेगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो वेट करें 90 के आसपास आते हैं, एक पोजिशन रिव्यू कर ले। सर 90 आएगा तो एक बार रिव्यू करना पड़ेगा हमें। रिव्यू करें। जी। तो आप अभी बने रह सकते हैं तो बने रहें, क्योंकि अभी काउंटर डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, और एक हमारे दर्शक हैं वितुराय जी, ये पूछ रहे हैं शारदा क्रॉप में फ्रेश एंट्री का लेवल बता दें सर, 577 पर ले सकते हैं क्या? ले लीजिए, क्योंकि 577 का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट 200 दिन पे करेक्शन हुआ है, और ये जो 570 का जो रेंज है वो पिछला बार भी यही रेंज से यहाँ से स्टॉक चलना चालू किया था, तो डिमांड पे आ रहा है, तो उस नजरिए से मुझे लगता है एक बार हमें पोजीशन थोड़े से, जो भी पोजीशन फंसे ऊपर के लेवल पे, नीचे हम यहाँ इसको एवरेज की नजर से देख सकते हैं। जी। सुरेश पुरी जी हैं, वो पूछ रहे हैं ओबराय रियलिटी, लोधा डेवलपर और गोदरेज प्रॉपर्टी, इन तीनों रियल एस्टेट में से किस में एंट्री करें, कौन सा बेहतर है? राजस्थान से हैं सर ये हमारे दर्शक, और कोई एंट्री लेवल बता दें। तो एक्चुअली आप पूछोगे तो ओबराय रियल्टी भी काफी मेरे बाइंग लिस्ट में था, लेकिन हालांकि 1850 का एक लेवल है जो 200 दिन का एवरेज था, वो ब्रेक कर चुका है, तो अगर जब भी इसमें करेक्शन होने के बाद 1850 के ऊपर, 1860 के ऊपर अगर सस्टेन करना चालू होता है, तो मुझे ओबराय रियल्टी पे बाई की सलाह रहेगी। लोधा पे भी हमारा ओवरऑल जो डायरेक्शनल जो फंडामेंटल व्यू हमारा काफी पॉजिटिव है, बट देन चार्ट्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, जो 1050 का लेवल है वो उसका डिमांड जोन है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज की अगर स्पेसिफिक बात करें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। 2480 का लेवल है जहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। लोधा एक ही एक काउंटर है जो अभी सपोर्ट्स के पास आ रहा है, तो उसमें करें, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके जब मार्केट में थोड़ा सा सपोर्ट लेगा ये पर्टिकुलर सेक्टर रियलिटी स्पेस, तब फिर हम ले सकते हैं। बट मुझे लगता है अगर आप डायरेक्शनली अगर लेवल्स को इग्नोर करते हैं, अगर फंडामेंटली देखते हैं, तो मुझे तीनों ही काउंटर्स अच्छे लगते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं मधु चौधरी जी, ये पूछ रहे हैं कि CDSL में क्या करें सर? एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इसको जो चलना था वो चल चुका है। एक अच्छा खासा 1350 या में भी हो सकता है 1300 लेवल तक का एक करेक्शन आपको इसमें देखने को मिल सकता है। वो 1300 के आसपास आते हैं तो ही इस पे डिमांड है, वहां पे फिर हम देख सकते हैं कि अगर स्टॉक सपोर्ट लेता है तो वहां पे बाइंग बन रही है कि नहीं। बट अभी ये सिनारियो में मुझे लगता है कि 1350 और मे बी 1300 ये लेवल देखने को मिल सकता है। जी। एक हमारे दर्शक हैं लैंडमार्क ग्वालियर के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि सर रिलायंस और इन्फोसिस इसमें SIP कर रहे हैं, ये ऑलरेडी धीरे धीरे करके स्टॉक्स को ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये सही चीज़ चुनी है इन्होंने या कुछ चेंज करना चाहिए इनको? रिलायंस में मैं और कमेंट नहीं करूंगा, मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है। एसआईपी के तो बिल्कुल ही नहीं है मुझे। इन्फोसिस डेफिनेटली वो कर सकता है, इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के नजरिए से मुझे लगता है कि हो सकता है उनका एसआईपी वाला स्ट्रक्चर बन सकता है। रिलायंस अगर मुझे 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 अगर पूछोगे तो मैं रिलायंस अवॉइड करूंगा। जी। भदौरिया साहब पूछ रहे हैं, नीरज भदौरिया जी, कॉनकोर और CDSL पर हम बात कर चुके हैं, तो सर कॉनकोर पर आपका व्यू मैं ले लूँगा, कॉनकोर पर क्या व्यू है? आई थिंक मार्केट के साथ ये भी करेक्ट कर गया है। 800 का एक लेवल है जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस है, 800 के ऊपर चलता है तो ये 200 दिन के ऊपर आएगा, और फिर शायद इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ आ सकता है, बट डायरेक्शनली ये स्टॉक पॉजिटिव है। फिलहाल बने रहे, 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम इस पे फिर से नया फ्रेश एडिशन कर सकते हैं। जी। प्रसन्नजीत साहा जी पूछ रहे हैं सर पार्क होटल इन्होंने 205 रुपये के बाय किए हुए, होल्ड कर सकते हैं क्या?
डेफिनेटली होल्ड कर लीजिए। पार्क होटल्स में हमारा फंडामेंटल पिक है, तो हमें लग रहा है कि फिलहाल अभी मार्केट के साथ वो करेक्ट हुआ है, लेकिन हमारा फंडामेंटल है इसमें, तो मुझे लग रहा है कि ये काफी चलेगा, ये बाय है हमारा इस पे। जी। एक हमारे दर्शक हैं एरोस्पेस जिनिक्स के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, बजाज फाइनेंस के सर कुछ इन्होंने शेयर लिए हुए हैं 7440 के, क्या करना चाहिए? होल्ड करें सर, अभी बजाज का जो स्टॉक है वो डिमांड के पास है, तो इसमें हम बाउंस की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब ये मार्केट थोड़ा सेटल होगा, यहाँ से बाउंस है तो ये एक ब्लू चिप में से है, तो इसमें डेफिनेटली आपको बाउंस देखने को मिलेगा। जी। राजेश शाह साहब पूछ रहे हैं सर रेलवे शेयरों में क्या करें, उनके पास 3 शेयर हैं, आरवीएनएल, इरकॉन और आईआरएफसी, राजस्थान से हैं ये। जी। आईआरएफसी और इरकॉन में आप पोजीशंस बनाए रखें, मुझे लगता है बजट के चलते इसमें थोड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। आईआरएफसी एक स्टॉक है जहां पे थोड़ा सा लंबी अवधि की नजर से आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इरकॉन में अगर मोमेंटम में आपका आपका ट्रेड प्रॉफिट में आता है, तो उस नजर से आप बुक कर लीजिए। होल्डिंग एकदम लंबे अवधि की नजर से नहीं कर सकते, बट आईआरएफसी में आप पोजीशन बनाए रख सकते हैं। और सर आरवीएनएल में? उतना कंफर्ट नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर जब चलेगा, जब उसमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मनोज मेतकारी साहब, ये पूछ रहे हैं एसबीआई में सर बाय कर लें क्या? अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली बाय करें। मोमेंटम की अगर बात करें तो 800 810 का एक है जो छोटा रेजिस्टेंस है, तो अगर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है तो फिलहाल थोड़ा रुक जाए। 725 का एक लेवल है जहाँ पे इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, वहां पे आप दोनों ही लॉन्ग टर्म और ट्रेडिंग दोनों ही अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। रिसेंट लो है वो उसका 723 का, तो उस पर फिर से आता है तो मुझे लगता है कि पोजिशन बनने चाहिए। जी। सोहेल राणा जी बार बार पूछ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल पर, सर आपका सवाल मैं ले चुका हूं, आपने शायद वो जब मैंने सवाल लिया था वो टाइम मिस कर दिया। तो राणा साहब आप इस वीडियो को पीछे जाकर देखें, विनीत सर से मैंने सवाल लिया था मोतीलाल ओसवाल पर कि क्या करना है, उसके बाद मैंने कल्याण ज्वेलर पर भी डिस्कशन किया था। आप वीडियो को पीछे जाकर देखें, करीब आपको 20-25 मिनट पहले शायद आपका आंसर मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा और भी पीछे आपको जाना पड़े। तो आप 11 से 11:30 बजे जब हम बात कर रहे थे उस पर्टिकुलर पीरियड में आपका सवाल लिया गया था। लास्ट क्वेश्चन सर पुलकित भारद्वाज जी पूछ रहे हैं एबी कैपिटल का क्या करना है सर? आदित्य बिरला कैपिटल पोजीशंस हाल ही में थोड़ा सा बाइंग देखा गया था। फिलहाल इस वक्त उतने डाउन ट्रेंड में नहीं है, पोजीशंस बनाए रखे पोजीशंस है, तो 181 185 का एक ट्रिगर है, अगर वो निकालता है तो फिर इसमें फिर से स्ट्रेंथ आ सकता है। फिलहाल इस काउंटर होल्ड करें, और 185 के ऊपर सस्टेन होता है तो इसको हम ट्रेंड के हिसाब से हम इसको वापस फिर से नया ट्रेड बना सकते हैं वहां पे।